क्लास 12 सेमेस्टर 3 बिजनेस स्टडीज का हम लोग का आज डे 2 है, सेकेंड क्लास है। तो आज का क्लास में हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास हम लोग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तक किए थे ना, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट किए थे। डे 2 में हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या हम लोगों को पढ़ना है। देखो मैनेजमेंट का नेचर क्या है, समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट का क्या नेचर है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो कोई बोलता है मैनेजमेंट सर एक साइंस है, मैनेजमेंट एज अ साइंस। कोई बोलता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। कोई बोलता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो क्या ये लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? तो नेचर में हम लोग को ये पता लगेगा क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अगर है तो उसको प्रूफ किया जाए। ऐसा क्या फीचर्स मैनेजमेंट में आप देख रहे हैं जो मैनेजमेंट को साइंस, आर्ट और प्रोफेशन बोल रहे हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग ये वाला चीज को कवर करेंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो हमसे पूछ सकती है। तो देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ इट फंक्शंस इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, कंटिन्यूअस है, गोल ओरिएंटेड है, ठीक है, जो कंबाइन करता है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन को। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस पहले समझना है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, सर कैसे और क्यों हम लोग मैनेजमेंट को एक साइंस बोलते हैं। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और यूनिवर्सल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ना। तो साइंस का अपना कुछ प्रिंसिपल्स होता है, बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। क्या मैनेजमेंट का वो है, देखते हैं। तो सबसे पहले सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो साइंस एक ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल और थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। उसका अपना एक सब्जेक्ट है, अपना एक स्टडी ऑफ नॉलेज है, बॉडी ऑफ नॉलेज है साइंस, है ना। उसी तरह मैनेजमेंट का भी तो है सर। मैनेजमेंट का भी तो अपना प्रिंसिपल्स है। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल, FW टेलर का प्रिंसिपल। तो हाँ सर, जैसे साइंस का अपना सब्जेक्ट है, साइंस के एक अपना बॉडी ऑफ नॉलेज है, सर मैनेजमेंट का भी है। तो ये तो फीचर है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट नॉट फुली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी। क्या मतलब है? देखो साइंस में आप जो चीज देख रहे हो, देखते वो फीचर फॉर्म हो जाता है, वो प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूटन सोया हुआ था, उसके ऊपर एप्पल गिरा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक एप्पल गिरा और वो लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूंढ लिया। वो देखा हर चीज जो ऊपर से फॉल डाउन हो रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रहा है। कोई भी चीज को आप ऊपर फेंक रहे हो तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये प्रिंसिपल को बनाया गया। मैनेजमेंट कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे देखिए, अरे सर आज जो अच्छा बहुत अच्छे मूड में, सर आए अच्छे मूड में हंसी मजाक कर रहे, ठीक है। दूसरे दिन तुम्हारे देखिए यार सर थोड़ा गुस्सा वाले मूड में, आज जो है सबको डांट रहे। तो मतलब डेली सेम मूड में नहीं रहते। ऐसे नहीं है कि डेली आते साथ हंसते हुए आ रहे, कभी हंसते हुए आ रहे, कभी नॉर्मल है, कभी गुस्सा में है ना। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ ना, और ह्यूमन बिहेवियर कंप्लीट ऑब्जर्व करना हर वक्त पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जैसे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स से गुजरता है और तब जाके कोई प्रिंसिपल फॉर्म होता है। उसी तरह मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल ऐसे ही नहीं कि फट से प्रिंसिपल बना दिए, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होकर गुजरता है एंड देन जाके वो प्रिंसिपल फॉर्म होता है। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। साइंस का फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। क्या मतलब है यूनिवर्सली एप्लीकेबल? जो लॉ ऑफ ग्रेविटी इंडिया में है वही लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको यूएस में भी देखने को मिलेगा, दुबई में भी देखने को मिलेगा। तो जितना भी प्रिंसिपल्स है साइंस का वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ऐसे नहीं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी सिर्फ इंडिया के लिए है और बाकी जगह में लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं है, ये चीज है नहीं। बट मैनेजमेंट जो है वो हर जगह
यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सेम टू सेम नहीं है। क्या मतलब है इस पॉइंट का, ध्यान से समझिए आप। देखो, हर जगह का सिचुएशन और बिहेवियर के हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को चेंज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर कोई बच्चा जो है टीनेजर या बच्चा घर में है, अपने रूम में है, ठीक है, और यूएस में एक टीनेजर और बच्चा अपने रूम में, ठीक है, तो यूएस का पेरेंट्स क्या करेगा, ठकठकाएगा, पहले नॉक करेगा, हेलो मैं कम इन, यस मामा कम इन, तो वो अंदर आएगी, हाँ व्हाट आर यू डूइंग बेटा, ओ ये हो गया। और इंडिया में ठकठकाएगा, गेट बंद क्यों है, खोल खोल खोल, अंदर क्या कर रहे हो, गेट खोलो, अंदर गेट लॉक करके नहीं रहोगे, गेट खोल के रहोगे एकदम, है ना। तो है ना डिफरेंस, कल्चरली डिफरेंस है। अब देखो यूएस में अगर उसका पेरेंट्स बिना बोले अंदर घुस जाएगा तो लड़का ऑफेंड हो जाएगा, मामा यू डिडंट नॉक द डोर, व्हाट्स दिस बिहेवियर। और इंडिया में अगर बंद रखोगे तो झाड़ मिलेगा, चलो चेक करो तो क्या कर रहा था ये, तो रूम लॉक करके क्यों था, है ना। तो दोनों अलग अलग बिहेवियर है। सेम यहाँ पे भी पेरेंट्स और चिल्ड्रन है, यहाँ पे भी पेरेंट्स और चिल्ड्रन है, लेकिन बिहेवियर अलग अलग है, क्योंकि दो कल्चर अलग अलग कल्चर है ना, दोनों में अलग अलग प्रिंसिपल्स अप्लाई हो गए। यहाँ पे अगर माँ बाप बच्चे को मार देता है तो क्या बहुत बड़ा क्राइम हो गया, ये नॉर्मल बात है भाई, सभी मार खाए। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में तुम मार नहीं सकते हो। न्यूज में एक दिन हम देख रहे थे, मारा तो पुलिस बुला लिया पड़ोसी, क्यों, अपना बच्चों को मार रहा था। और इंडिया में ठीक है, क्या हो, मार खाया तो बदमाशी कर रहा था, मार खा गया। समझ में आ रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज एकदम नॉर्मल है कि अगर एक बच्चा जो है कमाने लगेगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो नॉर्मलाइज है ये चीज कि वो अपने पेरेंट्स से हट के रहने लगेगा। और इंडिया में ये चीज नॉर्मलाइज है कि तुम कमाने लगोगे, तुम बोलोगे पापा अब हम घर में नहीं रहेंगे, हम अपना घर में रहेंगे, चल बैठो, बाहर जाके रहेगा, यही पर रहने होगा एकदम, है ना। तो ये देखो अलग अलग बिहेवियर है अलग अलग सोसाइटी का, तो सेम रूल्स हर जगह अप्लाई नहीं होगा मैनेजमेंट में भी। यहां पे स्टूडेंट्स लोग को हैंडल करने का तरीका दूसरे जगह में स्टूडेंट्स लोग को हैंडल करने के तरीके से अलग रहेगा, जबकि साइंस में ऐसा नहीं है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये चीज। रेप्लिकेशन पॉसिबल, देखो साइंटिफिक रिजल्ट्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड अंडर सिमिलर कंडीशन। देखो अगर यहां पे आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंस का, तो सेम सेटअप के साथ आप कोई दूसरे कंट्री में भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। बट ये चीज मैनेजमेंट में नहीं है कि यहां पे आप कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉ को अप्लाई कर रहे हो तो जो रिजल्ट आ रहा है वो वहां पे आप सेम, मतलब कोई दूसरे कंट्री में सेम रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ को अप्लाई करोगे तो सिमिलर रिजल्ट हो सकता है ना आए, रिजल्ट खराब हो जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल दी अभी आपको, यूएस में पेरेंट्स लोग क्या है अपने बच्चे के रूम के अंदर घुसने से पहले पूछ रहा है कि सन मे आई कम इन, तो बोलेगा यस फादर कम इन, नो नो वेट कम आफ्टर 5 मिनट्स। और यहाँ पे पेरेंट्स पूछेगा, डायरेक्टली घर घुस गया, गेट में बंद रहा तो उल्टा झाड़ दिया, गेट बंद करके क्या कर रहे थे, होता है ना ये चीज। तो ये क्या है, रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब यहां पे तुम एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं मेरा मम्मी पापा आएगा पहले नॉक करेगा, क्योंकि हम हॉलीवुड के एक मूवी देखा था, एक वेब सीरीज देखा था, उसमें नॉक किया था उसकी मम्मी पापा आने से पहले और बिना नॉक किए आ गए थे तो गुस्सा हो गया था लड़का, यू हैव नॉट नॉक द डोर, हाउ कैन यू एंटर विदाउट माय परमिशन। और तुम सोचो कि हम भी यहाँ पर मम्मी या पापा जो है बिना पूछे अंदर घुसेंगे तो हम बोलेंगे व्हाट इज दिस, आप बिना पूछे आ गए, तो यहाँ बोलोगे क्या होगा, फ्लाइंग चप्पल रिसीव, है ना। तो रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है मैनेजमेंट में, सेम टू सेम रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल ऑन डिफरेंट प्लेसेस। यहां का कुछ अलग तरीके से होगा, वहां पे अलग तरीके से मैनेज किया जाएगा। क्लियर। तो कंक्लूजन देखो, मैनेजमेंट का कुछ फीचर्स तो साइंस से मैच कर रहे हैं, लेकिन हर फीचर साइंस की तरह सेम टू सेम नहीं है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ कंप्लीट साइंस? नो, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, बल्कि मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। ये क्या है, ये सोशल साइंस है, कंप्लीट साइंस नहीं है। फिर आते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब आर्ट का मतलब क्या होता है, तो आर्ट का मतलब होता है कोई नॉलेज या स्किल, है ना। लोग बोलते हैं ये मेरे अंदर का आर्ट है,
आर्ट का मतलब कोई मेरे अंदर कोई स्किल है, कोई नॉलेज है। तो क्या मैनेजमेंट भी एक आर्ट है? क्या हम लोग बोलते हैं ना मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो हाउ सर मैनेजमेंट इज एन आर्ट? तो देखते हैं, फीचर्स को मैच करके हम लोग देखते हैं। नंबर 1, थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट बेस्ड है थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर, थ्योरी के ऊपर। तुम कोई भी स्किल सीखने जाओगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुम जो है फैशन डिजाइनिंग सीखने जा रहे हो, तो तुमको पहले ही दिन नहीं बोलेगा ये लो कपड़ा, ये लो कैची काटो। पहले तुमको थ्योरी सिखाएगा, ये लेंथ, ब्रेथ, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब बताएगा। तो पहले आपको थ्योरी का नॉलेज देगा। तुम शेफ बनेगी तो पहले दिन तुमको नहीं बोलेगा ये लो सब मटन चिकन सब है, बनाना स्टार्ट करो। नहीं, वो पहले तुमको थ्योरेटिकल नॉलेज देगा। ड्राइविंग स्कूल गए तो पहले दिन तुमको कार नहीं देगा, बोलेगा लो जाओ चलाओ। पहले तुमको थ्योरेटिकल नॉलेज देगा कि देख भाई, देखो भाई ये गियर है, ये है, इतना ये करना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, पार्क करना है, ये सिग्नल का मतलब ये, तुमको सब पूरा थ्योरी का नॉलेज देगा। मैनेजमेंट में भी वैसे होता है। तुमको स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ज्वाइन करती हो तो पहले ही दिन तुमको प्रैक्टिकल करवाने ले जाता है कि चलो चलो इंटर्नशिप होगा। नहीं, पहले तो आपको पूरा थ्योरी पढ़ाएगा, है ना, आफ्टर दैट तुम प्रैक्टिकल में आते हो। तो हाँ सर, मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड रहता है। सेकेंडली, दूसरा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। देखो, आर्ट में आपका अपना स्किल और नॉलेज भी इंपॉर्टेंस रखता है, उसी तरह मैनेजमेंट में भी आपका पर्सनलाइज्ड स्किल और नॉलेज जो है वो काम आता है। अब एक एग्जांपल बता रहे, मान लो 10 इंसान हैं, सेम ट्रेनर और सेम ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी चलाने सीखा है, तो क्या 10 का 10 ड्राइवर पूरा सेम चलाएगा? कोई बहुत अच्छा चलाएगा, कोई थोड़ा एवरेज चलाएगा, कोई खराब चलाएगा। बट ऐसा क्यों हो रहा है सर? सब तो सेम स्कूल से सीखा है चलाने ड्राइविंग कार, सब जो है सेम कोच से सीखा है, बट फिर भी सबका ड्राइविंग सेम नहीं होगा। इसका रीजन ये है सर, क्योंकि आपका अपना स्किल और नॉलेज भी तो काम आएगा। तो जैसे आर्ट में अपना नॉलेज और स्किल काम आता है, उसी तरह मैनेजमेंट में भी अपना नॉलेज और स्किल काम आएगा। सब लड़का सेम मैनेजमेंट स्कूल से पढ़ा है, सेम टीचर से पढ़ा है, बट हर कोई सेम स्किल और नॉलेज वाला नहीं है। इसीलिए वो लोग का जो क्या बोलते हैं रिजल्ट है, या उन लोगों का जो कैपेबिलिटी है वो डिफर करता है एक दूसरे से। क्लियर हुआ पॉइंट? क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। देखो, कोई भी स्किल या आर्ट क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस के साथ बढ़ता है। ड्राइवर जितना ज्यादा ड्राइव करेगा वो उतना सीनियर माना जाएगा। डॉक्टर देखते हो ना, हम लोग जनरली बोलते हैं कोई नया डॉक्टर है तो डरते हैं। कोई बोलेगा सर कॉन्ग्रेचुलेशन, पहला एकदम मेरा आप ही पहला पेशेंट है जिसका हम हार्ट का ऑपरेशन करेंगे, आइए लेट जाइए। उधर जाएगा, जा बाबा पहला बार डॉक्टर है, हार्ट का ऑपरेशन कर रहा है, कहीं उल्टा सीधा नहीं कर दिया। लेकिन कोई डॉक्टर है जिसको तुम बोलोगे, कोई को बोलेगा इन्हें ये 40 साल का एक्सपीरियंस है इनका, तो तुम रिलैक्स हो जाओगे, हाँ भाई 40 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत को ऑपरेशन किया, ये तो अच्छा ही करेगा। तो तुमको उसके ऊपर भरोसा आ जाता है। क्यों? क्योंकि स्किल और नॉलेज प्रैक्टिस के साथ साथ वो और ज्यादा शार्पेन होता है। समझ में आ रहा? उसी तरह मैनेजमेंट भी एक तरह का स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ साथ और ज्यादा शार्प होगा। इसीलिए जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हारा सैलरी बढ़ेगा, तुम्हारा डिमांड बढ़ेगा, तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, तुम्हारा रिजल्ट और ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ सर, मैनेजमेंट के पास तो हर फीचर है आर्ट का, तो मैनेजमेंट एक आर्ट तो है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो वेरी शॉर्ट फॉर्म फॉर एग्जाम, MCQ based, management is both a science as an art, yes sir, but it is not a complete science, it is a social science and it is a complete art. Got it? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सर क्या मतलब है सर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का? क्या हम लोग मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन बोल सकते हैं? प्रोफेशन मतलब क्या? कोई ऑक्यूपेशन है ना। प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन जिसमें कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल का यूज हो रहा है। तो क्या प्रोफेशन भी एक, मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है? देखो, प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज लगता है। जैसे कि डॉक्टर है तो उसको मेडिकल का नॉलेज होगा, लॉयर है तो उसको लॉ का नॉलेज होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको ऑडिट, टैक्स, अकाउंट्स का नॉलेज होगा, है ना। तो अगर मैनेजमेंट हो, मैनेजर हो तो उसको मैनेजमेंट का नॉलेज हो।
तो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है सर, जैसे हर प्रोफेशन का रहता है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कल को तुम बोलोगे यार हमको डॉक्टर बनने का डील कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं, 2-4 जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद ले रहे हैं, ऑपरेशन करने वाला, एक स्टेथोस्कोप ले लिया, व्हाइट कोट ले लिया और डॉक्टर बन गए हम। अपना घर के नीचे क्लिनिक खोल लेंगे, हो जाएगा। या काला कोट पहन लिया, टाई वाई लगा लिए और चले गए हाई कोर्ट कि आज हमको लॉयर बनने का डील है। तो गोविंदा को जो मूवी था राजा बाबू वाला, इसका जब जो दिल कर रहा पहन ले रहा, तो वैसे ही होगा नहीं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए उससे रिलेटेड आपका जो एग्जाम रहेगा या जो भी क्वालिफिकेशन है, यू हैव टू क्वालिफाई ऑल ऑफ दैट। एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा, वो सब आपको फुलफिल करना पड़ेगा। मैनेजमेंट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बहुत सारा टाइम आप लोग देखे होंगे मैनेजमेंट का कोई स्पेशलाइज एग्जाम नहीं होता है। आप पढ़े लिखे हो, चलो भाई इसको मैनेजर बना दो, होता है ना। तो कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है बाकी सब प्रोफेशन की तरह। डॉक्टर में ऐसा होता है कि भाई जो है काट छाट बहुत अच्छा करता है, इसको डॉक्टर बना दो। अरे बहुत अच्छा बोलने में या झूठ अच्छा बोलता है, चलो इसको लॉयर बना दो, ऐसा होता है नहीं। बट मैनेजमेंट में होता है कि भाई पढ़ा लिखा है, चलो अच्छा चीजों को मैनेज कर लेता है, तो वो मैनेजर जनरली बन जाता है। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री तो मैनेजमेंट में नहीं है लाइक अदर प्रोफेशंस, ठीक है। तीसरा, प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितना भी प्रोफेशन है सबका एक बॉडी है, मतलब एक एसोसिएशन है। जैसे कि डॉक्टर्स लोग का MCA, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है। लॉयर लोग का BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। CA का है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा कोई प्रेजेंट नहीं है। हाँ, एक है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन उसका मेंबर बनना सब मैनेजर को कंपलसरी नहीं है। जैसे CA में क्या है, कंपलसरी आपको ICAI ही डिग्री देगा, ICAI का आप मेंबर रहोगे, ठीक है। बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, तो उसका अपना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन ऐसा है नहीं। फिर आते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। मैनेजमेंट का भी बहुत हद तक एक कोड ऑफ कंडक्ट तो है, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी नहीं है और स्ट्रिक्टली फॉलो होता भी नहीं। सर्विस मोटिव, हर प्रोफेशन का क्या रहता है, मोटिव सर्विस देना। अब तुम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या सोचेगा कि भाई हमको इसको सर्विस देना है। हर प्रोफेशन का यही तो मोटिव रहता है कि जो मेरा पर्सन आया है मेरे पास अपना प्रॉब्लम लेके, उसको सॉल्व करना, उसको सर्विस देना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, डॉक्टर का एक प्रोफेशन है, उसका मोटिव क्या है, सोसाइटी को सर्व करना, पेशेंट्स को सर्व करना, उसका प्रॉब्लम को ठीक करना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा पेट में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सोचा इसको दवाई दे देंगे, एक गोली खाएगा तो इसका तो गैस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, हम तो ज्यादा कमा नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं इसको बोलते तुम एडमिट हो जाओ, तुम्हारा अपेंडिक्स को ऑपरेशन कर देंगे, तब थोड़ा बिल बढ़ जाएगा तो हम कमा लेंगे। डॉक्टर ऐसा सोचेगा। बहुत कोई करता है, ऐसा नहीं है, बहुत कोई करता है भाई, बट ये सर्विस मोटिव नहीं हुआ है ना। या फिर हम सोच रहे थे ये तो मेरे पास अभी पढ़ने आया, अभी ये क्लास 12 में है, अब तो 1 साल पढ़ेगा, उसके बाद इसका 12 खत्म हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको ऐसा गलत शायद पढ़ा देते हैं, फेल हो जाएगा इस साल, नेक्स्ट ईयर फिर आएगा तो 2 साल हम इससे फीस लेंगे, ज्यादा कमा लेंगे। तो हम ऐसे सोचेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोफेशन का मेन मोटिव रहता है सर्व करना। भाई पैसा तो कमाना ही, कोई बोलेगा सर तब सर्व करो तो फ्री में पढ़ा दीजिए, नहीं, पैसा तो हम कमाएंगे, बट मेन मोटिव मेरा मनी नहीं रहेगा, मेन मोटिव मेरा रहेगा टू सर्व दी सोसाइटी, टू सर्व दी पर्सन, उसके थ्रू हम पैसा कमाएंगे। भाई डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, पैसा ले रहा है, तो आप जब इलाज करने के बाद आपको पैसा ले रहा है तो आप उसको गलत बोल रहे हैं, नहीं, आप बोले नहीं भाई मेरा, फिर भी तुम बोलते हैं नहीं आप कितने अच्छे हैं, आप तो इतना हेल्प किए, आपकी वजह से हम ठीक हो पाए। सेम टीचर्स के साथ भी हो रहा है। रीजन क्या है? बिकॉज पैसा तो हम लिए, ऐसे तो नहीं तुमको फ्री में पढ़ा रहे, बट इवन आफ्टर टेकिंग दी मनी, मेरा जो मेन मोटिव था ये नहीं था कि हम तुमसे ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐड सके। मेन मोटिव था कि सामने वाला जो मेरे पास पढ़ने आया है या अपना बीमारी लेके आया है, हम उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा रहता है, सर्विस मोटिव। देखते हो तुम कोई भी मैनेजर के पास जाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम रेस्टोरेंट ओनर के पास, मैनेजर के पास गए, तुम बोले ये क्या खाना है, खाना तो ठंडा हो गया, तो तुमको बोलेगा जा एक काम करिए, ठीक है ठंडा वाला खाना को घर ले जाइए, हम गर्म खाना और भेज दे रहे, दोनों रख लीजिए। बोलेगा, वो बोलेगा नहीं अच्छा ठीक है इसको हम एक्सचेंज कर दे रहे। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? तो देखो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन तो है, लेकिन वो कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज वो प्रोफेशन का सब फीचर्स को इट इज नॉट
fully satisfying all the features of management. So although management is a profession, but management is not a complete profession. Like doctors, chartered accountants, lawyers. Got my point? Next, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का कितना लेवल्स है? देखो जनरली देखो ये आपको एक ना पिरामिड रहता है. पिरामिड का 3 पार्ट रहता है, 1, 2 एंड 3. ये जो टॉप में एकदम है इसको हम लोग बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट. जो मिडिल में है इसको बोलते हैं मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल. और जो एकदम नीचे में इसको हम लोग बोलते हैं लोअर मैनेजमेंट. तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है. टॉप लेवल, ठीक है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. अब ये लेवल कौन सा बेसिस पे डिवाइड होता है? ये आपका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस के बेसिस पे डिसाइड होते हैं. ठीक है. तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस. तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, याद रखना है, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल. अब टॉप लेवल में तीनों में आपको याद रखना है कौन है और क्या काम है. टॉप लेवल में कौन कौन रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये लोग रहेगा सब एकदम टॉप में. ये लोग का मेन काम क्या है? ये लोग के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है और ये लोग ओवरऑल सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फंक्शन है ऑब्जेक्टिव सेट करना, लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करना, पॉलिसीज और प्लान्स बनाना, इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स है डिपार्टमेंट्स का अलग अलग, वो ये लोग अपॉइंट करेगा. मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेगा. मेन काम कौन करेगा? पैसा का जुगाड़ करना, एसेट्स को अरेंज करना, ये सब काम इन लोगों का रहता है. गवर्नमेंट के साथ डील करना, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी लाना बिजनेस में, ये सब इन लोगों का काम है. ठीक है. फिर आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में. मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ये लिंक है बिटवीन टॉप लेवल में और लोअर लेवल में. टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में लिंक है मिडिल लेवल मैनेजमेंट. नाउ हु आर दे? डिपार्टमेंटल हेड्स है ये लोग, जैसे कि परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, अलग अलग डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट. ये लोग क्या करता है? टॉप मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शंस को लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है. ये लोग का मेन रोल क्या है? ये लिंक है टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल के बीच में. ये लोग रिस्पॉन्सिबल है प्लान्स को इंप्लीमेंट करने में. प्लान बनाता टॉप मैनेजमेंट है, इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिडिल मैनेजमेंट. तो ये लोग पॉलिसी को एक्सप्लेन करेगा टॉप मैनेजमेंट का लोअर मैनेजमेंट को. ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्टिविटीज को अरेंज करेगा, अपना डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टाफ को रिक्रूट करेगा, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉइज को कि अच्छे से काम करे, कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ और प्लान्स को इंप्लीमेंट होने में हेल्प करेगा. फिर आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट या फ्लोर वर्कर जो है, जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सुपरवाइजर, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, जो डे टू डे ऑपरेशंस में हेल्प करेगा. ये लोग का मेन काम क्या है? हायर मैनेजमेंट को जो भी प्रॉब्लम है रिपोर्ट करेगा, अच्छा वर्किंग कंडीशन मेंटेन करेगा, सेफ वर्किंग प्लेस मेंटेन करेगा, लेबर को या स्टाफ को रिक्रूट करेगा, कम्युनिकेट करेगा जो भी सजेशन उन लोगों को लग रहा है टॉप में. क्वालिटी मेंटेन करने का काम इन लोगों का, क्योंकि ये लोग ही तो काम कर रहे हैं ना, टॉप मैनेजमेंट तो काम नहीं कर रहे हैं. मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय का मोरल को और वेस्टेज जितना कम हो सके उतना ज्यादा रिड्यूस करने का काम है इन लोगों का. नाउ कंपैरिजन ऑफ 3 लेवल्स. सबसे पहले नंबर. टॉप मैनेजमेंट में बहुत कम लोग रहते हैं, मिडिल में थोड़ा ज्यादा रहेंगे, लोअर में तो बहुत सारे हैं. रोल, टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक रोल है पॉलिसी बनाने का, मिडिल मैनेजमेंट का टैक्टिकल, उसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, और लोअर लेवल का ऑपरेशनल, मतलब उसको फॉलो करना. नेचर ऑफ वर्क टॉप मैनेजमेंट का बहुत ब्रॉड है, मिडिल मैनेजमेंट का फंक्शनल, मतलब अपना डिपार्टमेंट से मतलब है उसको, और लोअर लेवल का तो डिटेल्ड डे टू डे एक्टिविटीज है, डेली आके सेम काम कर रहे हैं.
स्कोप, टॉप मैनेजमेंट पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, मिडिल लेवल सिर्फ अपना डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार है और लोअर लेवल सिर्फ अपना काम के लिए जिम्मेदार है। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल पूरा स्कूल के लिए जिम्मेदार है, एचओडी कॉमर्स का वो सिर्फ कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार है, हिंदी के टीचर वो सिर्फ हिंदी का सब्जेक्ट के लिए जिम्मेदार है। समझ में आ रहा है बात? तो जितना हाई लेवल उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो हम कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी है, मान लो कि हम है ही, है ना मोइन, तो हम कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी है, ठीक है। अब क्लास 8 का बच्चा लोग दो आपस में मारा पीटी किया और मार के एक दूसरे का सर फाड़ दिया, मेरा कोई लेना देना इससे? हमको कोई पकड़ेगा नहीं। क्यों भाई? कॉमर्स डिपार्टमेंट के लोग एक दूसरे का सर फाड़ता तो हम फंसते। क्यों सर आप एचओडी है, कैसे होगी? आप देखे क्यों नहीं? लेकिन प्रिंसिपल फंसेगा, यहां भी फंसेगा वहां भी फंसेगा। क्यों भाई? अब तुम तो स्कूल का प्रिंसिपल हो, कुछ भी होगा तो तुमको तो पकड़ा जाएगा, है ना। अब मान लो हिंदी सर, अब हिंदी सर का पीरियड में अगर मारा पीटी होगा तब हिंदी सर फंसेंगे। हिंदी सर के क्लास में नहीं हो रहे तो कोई भी क्लास में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, उनको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदी सर के क्लास में दो बच्चा आपस में मारपीट करके सर फाड़ लिया तो ये प्रॉब्लम है, तब हिंदी सर से पूछा जाए। क्लियर हो रहा है पॉइंट? कॉम्प्लेक्स, टॉप मैनेजमेंट का काम बहुत कॉम्प्लेक्स है। स्कूल में देखो प्रिंसिपल का काम बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, पेरेंट्स से डील करना, टीचर से डील करना, बच्चा को समझाना, डायरेक्टर लोग से बात करना, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे मेरा क्या काम है, अपना सब्जेक्ट पढ़ाना, कॉमर्स डिपार्टमेंट को मेंटेन करना, पूरा जो उसका जो मार्क्स एंड ऑल से रिलेटेड है उसको चेक करना, है ना, डिपार्टमेंट को चेक देखना। और लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। सब्जेक्ट टीचर क्या करेगा, वो जाएगा पढ़ाएगा निकल लेगा। अब टाइम फ्रेम, टॉप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, मिडिल मैनेजमेंट मीडियम टर्म के लिए, और लोअर लेवल मैनेजमेंट को डे टू डे काम करना है। भाई आज ये टॉपिक है, आज ये काम है, उसको ये निपटा दो, बस। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट फंक्शन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PODSCORB, PODSCORB, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, ऐसे कुछ है, मुझको याद नहीं आ रहा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, हैव टू चेक इट आउट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये जो PODSCORB है, ये शॉर्ट फॉर्म है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, जिसको दिया गया था लूथर गुलिक। ये शॉर्ट में मैनेजमेंट फंक्शंस को बोलते हैं PODSCORB। रिपोर्टिंग, ठीक है। अब देखो ये सब के ऊपर एक एक टॉपिक है आपका। प्लानिंग के ऊपर एक टॉपिक है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब के ऊपर। PODSCORB, हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, तो ये 5 जो अलग अलग फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों के ऊपर अलग अलग चैप्टर है। कुछ सेमेस्टर 3 में है, कुछ सेमेस्टर 4 में है, ठीक है ना, लेकिन पांचों के ऊपर टॉपिक है। तो शॉर्ट में यहां पे एक्सप्लेन किया गया इसका मीनिंग, डिटेल में तो अलग अलग चैप्टर में आप पढ़ोगे ही। जैसे कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज को प्लान करना, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है पहले सोचना, सोच कर करना, इसी को बोलते हैं प्लानिंग। तुम रैंडमली कुछ कर दे तो प्लान हुआ। वो प्लान का मतलब क्या, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है एडवांस में डिसाइड करना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग। डिसाइड्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू,
ये फर्स्ट स्टेप है मैनेजमेंट का। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, क्या करेंगे डिसाइड हो गया। अब ऑर्गेनाइज करना, प्लान जो बनाए हो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ड्यूटीज बांट रहे हो, क्रिएट कर रहे हो टीम्स, ग्रुप्स, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। टास्क को डिवाइड करना, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम देना, रिसोर्स को डिवाइड करना, ठीक है ना, और एक ग्रुप फॉर्म करना जो कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बताएगा। थर्ड है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है सही लोगों को सही काम में पुट करना, रिक्रूट करना, लोगों को रिक्रूट करके सही काम में सही वक्त में ट्रेनिंग एंड ऑल के साथ प्लेस करना, इसको ही क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। फिर आप स्टाफिंग करते हो, चेक करते हो कि भाई क्वालिफाइड एम्प्लॉय है, पोजीशन फिलअप हो गया है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब आते हैं डायरेक्टिंग। क्या मतलब है डायरेक्टिंग का? डायरेक्टिंग मीन्स गाइड करना, डायरेक्शन देना। देखो बहुत लोग डायरेक्शन देने में बहुत आगे रहते हैं, ये ऐसी नहीं होगा ऐसी होगा। अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का टाइम में इंडियंस इतना खुश क्या रहते हैं भाई, इंडियंस को ना अंदर से कीड़ा है डायरेक्शन देने का। हम लोग इंडियंस जो है, हम लोग के अंदर एक अंदर से प्रॉब्लम है, हम लोग को डायरेक्शन देना है। अभी अब देखो आईपीएल में तुमको 2-3 महीना मिल जाता है डायरेक्शन देने के लिए। जा विराट कोहली कैसा बैटिंग कर लिया, एकदम अच्छा नहीं खेला, ये बुमराह बच्चा लड़का से छक्का खा गया, जा यहाँ नहीं देना था, यहाँ बॉल करना था। तो तुम डायरेक्शन दे सकते हो ना, इसको ये बोलते हैं क्या, डायरेक्ट करना। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करना। गॉट इट? तो डायरेक्शन मीन्स टेलिंग एम्प्लॉइज व्हाट टू डू, सुपरवाइज करना और इंश्योर करना कि वो काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आता है कंट्रोलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग का क्या मतलब है, बोलो, व्हाट इज कंट्रोलिंग? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना वेदर द वर्क इज गोइंग एज पर प्लान और नॉट। काम जो है वो प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर प्लान के हिसाब से हो रहा है, रिजल्ट ठीक आ रहा है, देन वेल एंड फाइन। अगर रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस के बीच में डिफरेंस क्यों है और करेक्टिव एक्शंस लेना है, ठीक है। क्लियर हुआ कंट्रोलिंग का मतलब? कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो अलग अलग एक्टिविटीज है, कोऑर्डिनेशन मीन्स अलग अलग एक्टिविटीज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज का है, वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स फुलफिल हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे, सेल्स डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे, ये सब डिपार्टमेंट मिलकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करे। तो जब तक सब डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल्स को अचीव नहीं कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट जो है बेकार वर्कर को रिक्रूट कर दिया तो सब डिपार्टमेंट में काम खराब होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो जबरदस्त काम किया लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल खराब क्वालिटी का यूज करने की वजह से सामान खराब आ गया, तो मार्केटिंग करने के बाद भी तुम्हारा सेल उतना अच्छा नहीं होगा। तो सेल अच्छा करने के लिए प्रोडक्शन अच्छा करना पड़ेगा, सेल अच्छा करने के लिए मार्केटिंग को अच्छा काम करना पड़ेगा। तो दीज आर ऑल कोऑर्डिनेशन। ये अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करे, कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल हो सके। तो एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? इंटीग्रेशन, जोड़ो, बैलेंसिंग, मेंटेन करो बैलेंस आपस में, और टाइमिंग। भाई आपका मार्केटिंग बहुत अच्छा हुआ है लेकिन मार्केटिंग और प्रोडक्शन के बीच में बहुत टाइम गैप था। पिक्चर रिलीज हो रहा है दिसंबर में, मार्केटिंग तुम कर दी एकदम पूरा जून में, 6 महीना पहले ही कर दिए। पिक्चर आते आते लोग भूल गए कि अच्छा दिसंबर में आने वाले। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ पॉइंट? कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को बोला जाता है एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या मतलब इस लाइन का सर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जब हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट,
इसका मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जरूरत है, टॉप हो, लोअर हो, मिडिल हो, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन का जरूरत है। अगर कोऑर्डिनेशन कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं है, गड़बड़ होगा काम। टॉप लेवल मैनेजमेंट में टॉप मैनेजर्स लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, प्लान अच्छा नहीं बनेगा। लोअर लेवल मैनेजमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, गुड्स का क्वालिटी आउटपुट खराब हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। अब देखो ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लानिंग अलाइंस मेन एंड डिपार्टमेंटल प्लान। एक होता है मेन पूरा ऑर्गेनाइजेशन का प्लान, एक होता है डिपार्टमेंट का प्लान, दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन करना चाहिए। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो रहा है पॉइंट। ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेस के साथ मैच करना चाहिए। क्या मतलब है, देखो हम बोले कि भाई ये जो है क्लास का मॉनिटर है, उसको अथॉरिटी दिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो रहेगा। क्लास में मारा पीटी हो गया, किसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे। क्यों, मॉनिटर थे ना तुम, जो लोग बदमाशी कर रहे थे तुम कंप्लेन क्यों नहीं किया, तुम टीचर को क्यों नहीं बुलाए, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुमको ही लेना होगा, ठीक है। स्टाफिंग, सही लोगों को सही काम देना। डायरेक्टिंग, इंश्योर करना कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। कंट्रोलिंग, कंपेयर करना स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। ये इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सर, कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लगेगा, हर डिपार्टमेंट में लगेगा। एक्सप्लेन कर दिया ये वाला पॉइंट। ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, यूनाइट करता है अलग अलग लोगों का एफर्ट को, ताकि कॉमन गोल्स के साथ अचीव किया जा सके कॉमन गोल को। अब देखो विराट कोहली बहुत ज्यादा रन मार दिया, बॉलर लोग बॉलिंग अच्छा से नहीं कर रहे, इंडिया मैच जीतेगा। बॉलर बैट्समैन दोनों को कोऑर्डिनेट करना होगा ना। बॉलर बॉल बहुत अच्छा भेगा, फील्डर कैच ही नहीं ले पा रहा, तो बॉलर बेचारा क्या कर लेगा। समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा आपको कोऑर्डिनेशन करते रहना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। डेलिब्रेट एक्टिविटी है, जानबूझकर मैनेजर्स लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। और यूनिटी ऑफ एक्शन, इससे क्या होगा, सबका एक्शन एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ में हेल्प करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ लिंक करेगा। बेटर यूज ऑफ एक्सपर्ट्स, मोरल कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा, हेल्प करेगा इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने में। कोऑर्डिनेशन, तो शॉर्ट में बोला जाए कोऑर्डिनेशन मतलब वर्किंग टुगेदर स्मूथली, इट इज नीडेड एवरीवेयर ऑल द टाइम, ठीक है ना। तो क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो ये वाला चैप्टर हम लोग का होता है कंप्लीट। फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग कंप्लीट किए हैं। पूरा सिलेबस के हिसाब से, बुक से भी बेटर लैंग्वेज में इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप रीड करोगे बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। डे 3 में ये क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा, और क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद एमसीक्यू सॉल्व होगा। उसके बाद चैप्टर टेस्ट भी दिया जाएगा जब टेस्ट आएगा, ठीक है। एंड देन विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट चैप्टर। यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ दिक्कत, कुछ पूछना है, कुछ रह गया तो बोलो, हेल्प कर देंगे। क्या हुआ, ये चैप्टर से 5 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, गॉट इट। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा। टोटल देख रहे हो 6, 7, 7 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो ये वाला रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया। 7 चैप्टर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो कीप इट टिल हियर। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको एमसीक्यू में प्रैक्टिस करेंगे।